Hello everyone. So in this video we'll restart our chapter, that is chapter number 1 of class 12th chemistry solutions. हमने जो है आपका इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से पहले तक का जितना भी है आइडियल नॉन आइडियल वो सब कुछ रीड कर लिया था. फ्रॉम इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इसमें हैं. ठीक है. सो व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आपको वर्ड याद रखना है. हमें 4 तरीके की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको रीड करते हैं. तो सबसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर. इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक ऐसा सॉल्यूट लें जो कि नॉन वॉलेटाइल हो, ठीक है, जो कंप्लीट जो या तो पूरी तरीके से वॉलेटाइल ना हो या फिर नॉन वॉलेटाइल हो, तो वो क्या करता है, ओवरऑल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की टेंडेंसी को कम कर देता है ना. उसके आने से पूरे सोल्यूशन का जो ओवरऑल वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी थी वो कम हो जाती है ना. इसलिए हम बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना. नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हुए जिससे जो आपका सोल्यूशन था उसकी वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी कम हो गई. ठीक है. अब इसके लिए आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है, दैट इज WB MA अपॉन MB WA इक्वल टू काय B इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B अपॉन P नॉट A. अब यहाँ पर जो WB है वो क्या होता है, वो होता है मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. कौन सा मास? गिवन मास. ये होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज काय B, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि सोल्यूट इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट B अपॉन P नॉट A. ये क्या होता है? P नॉट A का मतलब होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट A माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट B डिवाइडेड बाय P नॉट B. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, यानी कि उतना टेम्परेचर जिस पर आपका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. अब बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल जो है मिला दिए सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. अब आगे हम पढ़ेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जैसे हम सोल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिलता है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो जो मैं यहाँ से ध्यान रखनी है, दैट इज कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज इट क्लियर? अच्छा, इसके लिए आपको एक ग्राफ जो है याद रखना है. दिस इज अबाउट द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट का देखें तो सॉल्वेंट में जो आपका है टेम्परेचर मान लीजिए T नॉट B है और फिर सॉल्यूशन में आपका TB है, तो देखिए एलिवेशन देखने को मिल रहा है. ये T नॉट B था, ये और ज़्यादा टेम्परेचर हो गया TB, यानी कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो गया. ठीक है. तो डेल्टा TB यहाँ से कैसे निकाला जाएगा? TB माइनस T नॉट B फाइनल माइनस इनिशियल. अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आपका जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है? मोलैलिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM. KB क्या है? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया और फिर M. ये वाला जो कांस्टेंट है इसका नाम होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको कह सकते हो आप. अब थर्मोडाइनमिकली जो आपका KB होता है यानी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू आता है MR T नॉट B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H. अब यहाँ पे M क्या होता है? ये M होता है मोलिक्यूलर मास. किसका मोलिक्यूलर मास? सॉल्वेंट का. ये चीज़ें लिख लिया करो. ठीक है. इट इज़ द
मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो R है ये है आपका गैस कांस्टेंट। इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, फिर आपके पास T नॉट भी है, यानी कि जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था T नॉट भी, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था आपका वो होता है T नॉट भी 1000 डेल्टा HV का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इट इज द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर हम जनरली देखते हैं तो Kb की वैल्यू आती है वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये जो आपका Kb होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, देखिए आप इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को यानी Kb को, ये होता है Kb, इसको Kb को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप क्या करो, इस m को जो है 1 के बराबर कर दो, यानी मोलैलिटी को 1 के बराबर कर दो, तो आपके पास जो Kb है वो डेल्टा Tb के बराबर आ जाएगा। तो मोलैलिटी 1 के बराबर कब होती है? जब आप 1 मोल को 1 kg सॉल्वेंट में मिलाओ, क्योंकि मोलैलिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल भी 1 रखे और मैंने जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी 1 kg का रख दिया, तो आपको जो मोलैलिटी है वो 1 मिल जाएगी। तो आपके पास जो Kb है वो सीधा सीधा टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। कौन सा टेम्परेचर? एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि Kb कैसे डिफाइन हो सकता है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जब आप 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो नॉन वोलेटाइल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो आपने सॉल्वेंट के अंदर मिलाए और आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन था उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है गिर गया, डिप्रेशन आ गया उसमें। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का? देखिए हमारे पास ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पर आया, यानी कि T0F, और जो आपका सॉल्यूशन है उसका जो TF है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा कम हो गया, देखिए पीछे की साइड, यानी TF हो गया, यानी कि गिरावट आ गई सॉल्यूशन बनते वक्त। ठीक है, तो जो आपका डेल्टा TF होगा, आपको अगर वो पॉजिटिवली मेजर करना है तो आप कैसे मेजर करोगे? तो डेल्टा TF को आप T0F माइनस TF से मेजर करते हो, और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे करते थे? TB माइनस T0B। ठीक है, तो उल्टा हो गया इसमें। इसको भी आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, यानी कि मोलैलिटी, और ये KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब जो KF है वाटर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें थर्मोडायनामिकली एक फॉर्मूला मिलेगा KF का, दैट इज mRT0F स्क्वायर 1000 डिवाइड में आएगा डेल्टा HF। तो यहाँ पे जो M है दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, T0F इज व्हाट? T0F इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, यानी वो टेम्परेचर जिस पे आपका सॉल्वेंट जो है बॉईल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 1000 है। डेल्टा HF का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ओस्मोसिस का प्रोसेस, ओस्मोसिस की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ओस्मोसिस समझते हैं। सबसे पहले ओस्मोसिस इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसको आपने 2 हिस्सों में बांट रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस SPM। SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसी लेयर, एक ऐसी दीवार जो इसके अंदर है कंटेनर के, जो कि सारे सब्सटेंसेस को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा। सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस हैं जिसको अपने थ्रू फ्लो होने देता है, यानी सेमी परमेबल, यानी सिर्फ थोड़े ही पार्टिकल है जिनको परमिशन देता है कि आप इधर से इधर की तरफ पास है जो कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब देखिए हमने क्या किया, इधर वाले ब्लॉक में क्या किया, हमने इधर वाले ब्लॉक में
प्योर सॉल्वेंट है जो फिल कर दिया है, जो आपका साफ सॉल्वेंट होता है वो मैंने इधर की तरफ भर दिया, और इधर क्या किया मैंने, सॉल्यूशन है जो फिल कर दिया। इधर क्या किया, सॉल्यूशन है जो मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमने सिंपल इसको भर के रख दिया। अब मोशन कैसे होगा पार्टिकल्स का, तो मोशन जो है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। यानी कि प्योर सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन कम है डेफिनेटली, यानी कि जो कम कंसंट्रेशन, जो डाइल्यूटेड चीज़ है उसके जो वो है जो आपका मूव करेगा ज़्यादा कंसंट्रेटेड की तरफ। यानी कि जो ओस्मोसिस में आपका मोशन होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन, और यहाँ पर है हाई कंसंट्रेशन। तो आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जो मोशन होता है ओस्मोसिस में आपको देखने को मिलता है। अब जो एसपीएम होता है वो उसके कई एग्जांपल्स आपको नेचर में देखने को मिलते हैं, जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो प्लांट होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो भी आपकी एसपीएम होती है नेचर में, यानी सेमी परमेबल होती है नेचर में। सेलुलोज एसीटेट होता है, एक फ्रॉग की जो स्किन होती है ना वो भी एसपीएम होती है। पोर्चमेंट पेपर, ठीक है, वो भी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए हमें इसमें बात करनी है ओस्मोटिक प्रेशर की। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए ओस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जिसको आप अप्लाई करते हो ऑन द सॉल्यूशन साइड। इस तरफ आप अप्लाई करते हो उस प्रेशर को, ताकि इधर से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का वो रुक जाए। ठीक है, वो फ्लो होना बंद हो जाए। इज इट क्लियर, यानी कि इस तरफ जो मोशन हो रहा है वो रुक जाए। ठीक है, तो आप इधर की तरफ जो है एक प्रेशर अप्लाई करते हो, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, पाई से। इसी पाई को हम कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये जो पाई होता है आपका, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। साथ में ये आपका जो क्या बोलते हैं हम इसको, मोलैरिटी सॉरी जो पाई होता है ये आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा एम को ना आप सी से भी डिनोट कर सकते हो, है ना, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन एक ही बात है, तो आप सी से इसको डिनोट कर सकते हो। इज इट क्लियर, तो आप लिखोगे जो आपका पाई है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एम पे एंड सी पे और टी पर, तो आप इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप इसको अगर हटाओगे तो आपके पास क्या आता है, गैस कांस्टेंट आएगा, तो आप लिखोगे CRT, यानी जो आपका पाई है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपके पास CRT के बराबर। ठीक है, जहाँ पे C आपके पास मोलैरिटी है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। अब ओस्मोटिक प्रेशर का जब भी सवाल आएगा तो आपको R की वैल्यू कितनी रखनी है, तो आपको R की वैल्यू जो है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है जो रखनी है। ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम RO भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कुछ फिल्टर्स होते हैं पानी को साफ करने के लिए, उनको RO के नाम से जाना जाता है। तो RO क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो उसको पानी को साफ करने के लिए काम में आता है। ठीक है, यानी ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को हम पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। नाम सुनने से आपको ऐसा समझ में आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखिए, अब जब आप ऑस्मोसिस कहते थे तो आप कहते हैं इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, तो लो से हाई की तरफ जो है मोशन होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था कि आप इस मोशन को रोकने के लिए इधर प्रेशर लगाते थे, तो आप उसको बोलते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ताकि जो आपका मोशन है जो इधर से इधर हो रहा था वो इधर की साइड से इधर की साइड हो मोशन। इज इट क्लियर, यानी कि पहले जो मोशन हो रहा था पार्टिकल्स का वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो रहा था ऐसे,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इधर की साइड कुछ प्रेशर है जो अप्लाई करेंगे, जो कि ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? पाई से ज़्यादा होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो आपका जो मोशन है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से बस सॉल्वेंट है जो अलग अलग हो जाएगा आपका। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, तो सिर्फ सॉल्वेंट ही तो है जो इधर मूव करेगा, यानी कि जो पानी है वो आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो पाई जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर था उसका काम सिर्फ इतना था कि इस मोशन को, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले मोशन को सिर्फ रोकना। लेकिन इस बार जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, यानी कि हम चाहते हैं कि अब मोशन की डायरेक्शन जो है बदल दी जाए, यानी इधर से हाई कंसंट्रेशन से अब आपका जो मोशन है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आपका सॉल्वेंट है जो अलग हो जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, क्योंकि एसपीएम के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट है जो पास हो सकता है। इधर से इधर भी कौन गया था? सॉल्वेंट गया था। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन भी कौन जाएगा? सिर्फ सॉल्वेंट है जो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट है जो अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो पानी है या जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया था जिस चीज़ का, उसमें से सॉल्वेंट जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 3 तरीके का होता है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, अब इनको हम कैसे जज करते हैं कि कोई आपका हाइपरटोनिक होगा कि आपका आइसोटोनिक होगा? तो आपको 2 बेसिकली लेने पड़ते हैं सैंपल, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो। अगर उन दोनों सैंपल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो आप उनको बोलोगे कि वो आइसोटोनिक हैं, यानी उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। हाइपरटोनिक का मतलब है, मान लीजिए आपके पास पहले वाला सैंपल है ए और दूसरे है बी, और मान लीजिए ए वाला जो है ज़्यादा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जो ए वाला है वो हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, और बी वाला क्या हो गया? बी वाला हो गया हाइपोटोनिक। इज इट क्लियर? तो इस बेसिस पर आप क्लासीफाई करते हो उनको, प्रेशर्स के बेसिस पर। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो आपका ब्लड सेल्स होते हैं, जो ह्यूमन ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो आइसोटोनिक होते हैं। किसके साथ? 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ, है ना। 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन बनता है, जिसमें आप 0.9% जो है सोल्ट डालते हो ऐसे सॉल्यूशन में। अगर आपके पास मान लीजिए 100 ग्राम का सॉल्यूशन आपको बनाना है, तो 100 ग्राम में से आप 0.9 ग्राम तो जो है नमक डालोगे और बाकी का आपको पानी डालना है। उसे बोलते हैं 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के कंसंट्रेशन से। अब हाइपरटोनिक की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम 0.9% सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन ले और उसके अंदर अपने रेड ब्लड सेल्स को रखें, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो कंसंट्रेशन होगा NaCl के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। तो आपकी रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे, है ना, सिकुड़ जाएंगे, है ना। ध्यान से सुनिए दोबारा से, आपके जो रेड ब्लड सेल्स थे, ये रेड ब्लड सेल्स 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl के साथ आइसोटोनिक हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन लेकर के आ जाओ तो रेड ब्लड सेल्स उनके सामने क्या हो जाएंगे? रेड ब्लड सेल्स उनके सामने लो कंसंट्रेशन वाले हो जाएंगे। और जब आप इनको आपस में साथ में रखोगे मिक्स करके, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है जो आपका मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ पर जो है मोशन होगा, यानी इसके अंदर जितनी भी लिक्विड है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो सारी की सारी इस वाले सोल्यूशन में जानी शुरू हो जाएगी NaCl में। तो आपकी रेड ब्लड सेल्स जो है आपके पतले होने शुरू हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब अगर हम उल्टी सिचुएशन देखने की कोशिश करें, उल्टी सिचुएशन इन द सेंस कि हमने क्या किया, हमने 0.9% सोल्यूशन से कम कंसंट्रेशन वाला नमक का पानी लिया और उसको हमने रेड ब्लड सेल्स के साथ रख दिया।
तो रेड ब्लड सेल्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी कंपेयर टू द 0.9% से भी कम कंसेंट्रेशन वाला नमक का सोल्यूशन। इसका मतलब अब आपका जो मोशन है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन होगा डेफिनेटली, यानी कि नमक के पानी से ब्लड सेल्स में आपका मोशन होगा, यानी कि इस बार जो आपके ब्लड सेल्स हैं वो फूल जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं हेमोलिसिस, दैट इज हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक को आप हेमोलिसिस कह सकते हो और प्लाज्मोलिसिस को आप हाइपरटोनिक कह सकते हो, यानी कि जब आपके सेल्स सिकुड़ जाएंगे उनको आप बोलोगे प्लाज्मोलिसिस, दैट इज हाइपरटोनिक का केस, और जब आपके ब्लड सेल्स जो है फूल जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे, उसको आप बोलोगे हाइपोटोनिक का केस, दैट इज द हेमोलिसिस। अब हम बात करेंगे, नया टॉपिक है हमारे पास वेंटो फैक्टर। वेंटो फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के मेजरमेंट को आसान बना देता है, यानी जो भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही थी आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को मेजर करने में, उसकी डिफ़िकल्टी को जो है ये कम कर देता है, उस डिफ़िकल्टी को आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? इसका यूज़ कहाँ आएगा? तो इफ़ आई टेल यू कि आपने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो अधूरी थी, क्योंकि उसमें आई है जो आएगा, ठीक है। जो आपका वेंटो फैक्टर है उसको आप आई से डिनोट करते हो, तो आप कैसे उस आई को इन्वॉल्व कर सकते हो? देखिए, आपकी जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जो आपके पास इक्वेशन होती है वो कैसे लिखी जाती थी? वो लिखी जाती थी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी बी, या पी ए लिख सकते हो, पी नॉट ए, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू द काई बी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई और मल्टीप्लाई कर देना है, इस आई की वैल्यू निकालते कैसे आई विल टेल यू, बट आप इक्वेशन देखिए। दूसरी इक्वेशन आपके पास आती थी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट वाली, वो आती थी डेल्टा टीपी जो होता है वो आपका के एच इंटू में मोलैरिटी होता है, तो आपको आई और यहाँ पे रखना है। इसी तरीके से जो आपकी डेल्टा टी एफ होता था वो आता था के, यहाँ पे आता था के भी, यहाँ पे आता था के एफ इंटू एम, और यहाँ पे भी आपको आई जो है ऐड करना है। इसी तरीके से आपका जो पाई है वो होता था सी आर टी, आपको यहाँ पर भी आई ऐड करना है, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर ये। अब देखिए, आई को निकालने के आपके पास दो तरीके से आप आई को निकालते हो, क्योंकि दो ही तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है ना। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 100% डिसोसिएशन कर सकता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उस केस में आप आई को आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास NaCl है, तो NaCl जो है आपके पास वो जो डिसोसिएशन करेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोसिएट हुए वो 2 हैं, तो आप लिखोगे सिंपल कि आई की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको डाइमराइजेशन देखने को मिलता है, या फिर इसमें अगर डाइमराइजेशन इन द सेंस कि आपके 2 सब्सटेंसेस बने, 3 बने तो ट्राइमराइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, इस बेसिस पर होता है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, CH3COOH है और मैंने क्या किए 2 मोल लिए इसके, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ये डाइमराइजेशन के अंडर को जाएगा, यानी कि CH3COOH होल ट्वाइस, यानी ये जुड़ गया आपस में, डाइमराइजेशन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम आई की निकालने की कोशिश करेंगे वैल्यू, तो ये है 1 और यहाँ पर है 2, तो 1/2 यानी कि 0.5 है जो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। रटना आपको पड़ सकता है, क्योंकि आई विल से कि आप रट ही लीजिए इसको सिंपल, आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे आपको फिर मुश्किल होगी। सिंपल सी बात है, अगर डाइमराइजेशन है तो आपका आंसर जो आई की वैल्यू आती है वो 0.5 आती है, यानी कि 1/2 आती है, क्योंकि डाइमराइजेशन का मतलब है 1/2 हो जाएगा ये।
वैसे फॉर्मूला यही है कि आपको फाइनल वाले के मोल्स देखने हैं डिवाइडेड बाय जो आपके रिएक्टेंट की मोल है, दैट इज 2। अगर आप NaCl की भी बात करो तो आपके पास था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आप I की वैल्यू क्या रखोगे भाई, एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हो गए 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है 1, यानी कि आपके पास I की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको आप अल्फा से डिनोट करते हो और ये निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, यानी कि आपके कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए उसको डिवाइड कर दो कि आपने कितने मोल्स टोटली लिए थे, टोटल मोल्स कितने थे आपके पास। अब ये जो तरीका है आपको डिसोसिएशन के लिए लगाना है ना, जैसे NaCl है वो 2 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा था, Na में और Cl में, लेकिन जो आपका एसिटिक एसिड था CH3COOH जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो तो डायमराइज हो रहा था, मतलब एसोसिएट हो रहा था आपस में। देखो दोबारा से डिफरेंस समझने की कोशिश करो, मैंने कहा था CH3COOH 2 टाइम्स था, तो ये क्या हो रहा था CH3COOH होल ट्वाइस, यानी ये तो आपस में 2 अलग अलग मोल थे, CH3COOH अलग था, CH3COOH अलग था, ये आपस में एक हो गए और इसने एक डायमराइज बना लिया, यानी 2 का एक जोड़ा बना लिया, तो इसे बोलते हैं डायमराइज, यानी आपस में एसोसिएट हो गए। तो इस वाले मेथड को आप इसमें नहीं लगा सकते डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन में आएगा जब एक पार्टिकल टूटेगा एक से ज़्यादा हिस्सों में, जैसे NaCl था वो Na पॉजिटिव में और Cl में टूटा था, तो उसके लिए आप डिसोसिएशन की डिग्री लगा सकते हो। इज इट क्लियर? तो आपके पास फॉर्मूला होता है ये, आप पहले I की वैल्यू निकालिए, फिर 1 माइनस अल्फा आपके पास आएगा, n आपके पास होता है कि कितने डिसोसिएशन हुआ, जैसे आपके पास NaCl है तो उसमें n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, फिर अल्फा, और आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। वही अगर हम एसोसिएशन की बात करें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें आपका I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, अल्फा डिवाइडेड बाय n आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n इज वॉट, कि आपके कितने पार्टिकल जो है एसोसिएट हो गए, 2 पार्टिकल एसोसिएट हुए ना, आपने अगर CH3COH का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें 2 पार्टिकल आपस में एसोसिएट हो गए थे, तो यहाँ पर 2 आएगा उस एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको n की वैल्यू रखनी है, कैसे आपको I की वैल्यू पुट करनी है। एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो आपका जो I होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है, I की वैल्यू 1 से बड़ी होती है फॉर डिसोसिएशन और I की वैल्यू 1 से छोटी होती है फॉर एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ X एंड Y एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg एंड 160 mmHg रिस्पेक्टिवली, मतलब X का जो वेपर प्रेशर है वो 120 है और Y का जो है 160 है, ठीक है। हमें वेपर प्रेशर दे दिए इसने, अब कहा है कि अगर हम इक्वल मोल्स यूज़ करें X का भी और Y का भी और उनको आपस में मिक्स कर दें, X को भी और Y को भी, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर बताओ, यानी कि रिजल्टेंट वेपर प्रेशर पूछा है आपसे। तो मैंने आपको फॉर्मूला है जो बताया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, वो होता है कि अगर आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप P0A काय A प्लस P0B काय B, ये फॉर्मूला है जो यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अब P0A मतलब X है ना, A और B को आप X और Y से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यानी कि आप बोलोगे कि आप X का पार्शियल प्रेशर देखोगे, फिर यहाँ पे आप X का मोल फ्रैक्शन देखोगे, फिर यहाँ पे Y और यहाँ पर भी Y। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है, बताओ कितनी है, ये वाली वैल्यू आपको 120 दे रखी है, ठीक है। आपको काई पता है इसका, इसने बोला है इक्वल मोल्स हैं, यानी कि X और Y दोनों के बराबर बराबर ही मोल्स हैं, समझ में आई बात? तो आप कैसे निकालोगे बताओ। आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि आपका जो काय A होता है प्लस में काय B होता है, वो उनका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर ये दोनों ही बराबर हैं, मतलब इनके मोल्स जो है बराबर हैं, तो इनको आप कैसे बोल सकते हो,
हाफ हाफ बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, यानी कि काय ए जो है आपके पास 1/2 आ जाएगी और काय बी भी आपके पास 1/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे कि जो आपका काय एक्स है वो भी 1/2 आ गया, प्लस पी नोट वाई कितना है 160 के बराबर है, गुना काय वाई कितना है 1/2 के बराबर है। बस इसको आपको सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या आएगी, mmHg आएगी, क्योंकि आपको आंसर क्वेश्चन जो है आपको mmHg में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइसोटोनिक प्रेशर के ऊपर है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो मैंने आपको पढ़ाया था आइसोटोनिक वाला, उसके बेसिस पर आपको एक सवाल दिया है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक 5% का सोल्यूशन है, किसका, Na2SO4.10H2O का है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको गिवन है और ये आइसोटोनिक है 2% सोल्यूशन का, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट X का है। ठीक है, आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है X का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बात यहाँ से पकड़नी है दैट इज़ आइसोटोनिक, यानी कि आपका जो X है और जो आपका Y है, ये X है और सॉरी Y नहीं X, और ये वाला जो Na2SO4 का सोल्यूशन है, ये दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों ही आपके आइसोटोनिक है। इसका मतलब इनके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, π1 को π2 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो पाई होता है आपका वो CRT के बराबर होता है, यानी कि C1RT इक्वल टू C2RT। RT से तो RT कैंसिल हो गया क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, R भी सेम रहता है हमेशा, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि C1 और C2 जो है आपके पास यहाँ से बराबर आ गए। ठीक है, अच्छा, यानी आपके पास कंसंट्रेशन या मोलैरिटी जो है बराबर आ गई। इज इट क्लियर? लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, ये जो है आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4, तो आप जो इसका प्रेशर का फॉर्मूला रखोगे वो सिंपल नहीं रखोगे, बल्कि उसमें I भी जो है मल्टीप्लाई करोगे, यानी दोबारा से देखो, यानी इसको आप ना x मान लीजिए, तो इसको ना आप y मान लीजिए, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, तो आप पाई ऑफ x इज इक्वल टू पाई ऑफ y आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो C ऑफ x RT इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ C ऑफ y RT। I मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो, और जो आपका x है उसमें लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो छोड़ो, तो इसमें I की वैल्यू नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, सिर्फ इस पे ही लिखनी है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म कर दिया। अब R से R, T से T कैंसिल आपका हो गया। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन जो है बन गई। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया। अब I की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आएगी। देखिए Na2SO4 जो है, जब आप इसे डिसोसिएट करोगे तो आप इसको इग्नोर कर देते हो, इस वाले पार्ट को, H2O वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हो, तो आपको सिर्फ देखना है कि Na2SO4 कितने पार्ट्स में डिसोसिएट होगा। तो देखिए जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 Na पॉजिटिव बनेंगे और एक SO4 नेगेटिव 2 बनेगा, यानी कि 2 और 1, यानी टोटल आपके पास 3 बनेंगे, यानी कि आप I की जगह पे क्या रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, Cx किसके बराबर आएगा, यानी मोलैरिटी ऑफ X, और Cx किसके बराबर आएगा, मोलैरिटी ऑफ X। कुछ इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो अब। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखो आप इसकी मोलैरिटी निकाल लीजिए Cy की, है ना, Y की मोलैरिटी निकालिए। आपको 5% गिवन है, यानी कि 5 अपॉन आपका टोटल जो आपके पास आएगा सोल्यूशन वो किसका आएगा बताइए। मोलैरिटी किसके बराबर होती है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में आपकी वॉल्यूम। आप ऐसा बोल सकते हो ना, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और वॉल्यूम तो आपको पता ही नहीं है तो आप V मान लो, और इसकी वॉल्यूम भी कितनी आ जाएगी, V आ जाएगी। इसका आपके पास गिवन मास कितना है, 2% है। इसका मोलिकुलर मास कितना है वो तो आपको निकालना ही है, तो आपसे X से डिनोट करो और आप V रखो एज इट इज। इसमें V से आपका V कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको वॉल्यूम तो पता ही नहीं थी ना, और वॉल्यूम तो इक्वली आ जाएगी दोनों के अंदर में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला रखा। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गई थी।
इसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया 2 अपॉन में, मुझे पता नहीं था x का मोलिकुलर मास, मैंने x से डिनोट कर दिया और v से v कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है जो आ गया। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू जो है निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 15 322 और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में 2 एंड यस इट इज इट। आपको x निकालना था, यानी 1/x है जो आएगा, ठीक है। तो आप x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर लिख करके बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला लेक्चर जो हम लेकर आएंगे वो प्रॉपर क्वेश्चंस को डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो उसमें हम सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है सो यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। हम बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में जो है सॉल्व कर रहे होंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल।